नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नेफ्राइटिक सिंड्रोम, नॉट नेफ्रोटिक, नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम दोनों अलग अलग है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमने अभी पढ़ा था। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज द डिसऑर्डर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट। इन दिस कंडीशंस changes the permeability of GBM. Or in the nephritic syndrome, it is a inflammatory disorder of glomeruli. नेफ्राइटिक सिंड्रोम में इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम भी डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है? डिसऑर्डर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट। ये भी फिल्ट्रेशन यूनिट का डिसऑर्डर है। इसके अंदर भी इन दिस भी यहां पर भी क्या हो जाएगा? अल्ट्रेशन हो जाएगा। अल्ट्रेशन इन GFR, यहां पर भी GFR में हो जाएगा। लेकिन क्यों हो जाएगा? ये ऐसा क्यों हो जाएगा? तो ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इन्फ्लामेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन। किसका? ग्लोमेरुलाई का। इस वजह से क्या हो जाएगा? इस वजह से होगा हिमेचूरिया। क्या क्या होगा? लीड्स। ये इन्फ्लामेशन क्या करेगा? अगर ग्लोमेरुलाई में हो जाएगा तो क्लासिकल बता रहा हूं, हिमेचूरिया। हिमेचूरिया, ओलिगोयूरिया, हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया। यहां पर भी प्रोटीन यूरिया होगा लेकिन लेस देन 3.5 ग्राम पर डे। एक दिन में सिर्फ इतना ही होगा। कितना? प्रोटीन यूरिया तो होगा लेकिन कितना? लेस देन 3.5 ग्राम। जबकि हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कितना हो रहा था? बोलो 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 प्लीज। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कितना हो रहा था सर? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो हो रहा था मोर देन 3.5 ग्राम हो रहा था। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हेमेचूरिया हो रहा था? नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? हेमेचूरिया हो रहा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपरटेंशन बाद में हो रहा था, यहाँ हाइपरटेंशन पहले हो रहा है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम। यस या नो? आप बोलोगे सर ऐसा क्यों देखने में, ये ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू, ऐसा क्यों चेंजेस देखने को मिला? ड्यू टू, ऐसा चेंजेस क्यों देखने को मिला? ड्यू टू डिक्रीज, ड्यू टू डिक्रीज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होने की वजह से देखने को मिला। और GFR कम क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया। कहाँ पर? यहाँ पर ग्लोमेरुलाई में हो गया। यस या नो? ओके। तो यहाँ पर अगर मैं बता रहा हूँ, ये हमारा नेफ्रॉन है भाई, ये हमारा ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है, और ये हमारी GBM है, ये हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और यस ये हमारी कैपिलरी नेटवर्क है। क्या है हमारा? कैपिलरी नेटवर्क। ये इफरेंट आर्टरियोल्स, ये इफरेंट आर्टरियोल्स। यस या नो? अब इन्फ्लामेशन कहाँ हो गया? यहाँ इन्फ्लामेशन हो गया, यहाँ इन्फ्लामेशन हो गया, यहाँ इन्फ्लामेशन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हो गया। इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है सर? RBC भी आ रही है। ओके, अच्छा, इसकी वजह से सर प्रोटीन भी हो रहा है। अच्छा, प्रोटीन भी हो रहा है लेकिन माइल्ड, मॉडरेट, माइल्ड प्रोटीन यूरिया हो रहा है। इस प्रकार की प्रोसेस को हम बोलते हैं नेफ्राइटिक, सॉरी मेरे भी वहां से बार बार नेफ्रोटिक आ रहा है। इस प्रकार के प्रोसेस को बोलते हैं हम नेफ्राइटिक सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? नेफ्राइटिक सिंड्रोम। आई होप आपको नेफ्राइटिक सिंड्रोम समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या कोजेज हैं इसके, कोजेज ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। कोजेस ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम के कोजेस भी दो प्रकार के, प्राइमरी कोजेस एंड सेकेंडरी कोजेस। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कोजेस कौन से हैं। प्राइमरी कोज एंड सेकेंडरी कोज।
देखो अलग अलग, पहले हम प्राइमरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी पढ़ेंगे। प्राइमरी कोज कौन सा है? प्राइमरी कोज वो कोज है जो नेफ्रॉन के अंदर है, खुद के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर है। प्राइमरी कोज कहाँ है? प्राइमरी कोज क्या है सर? विद इन फिल्ट्रेशन यूनिट। फिल्ट्रेशन यूनिट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, फिल्ट्रेशन यूनिट खुद से प्रॉब्लम हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, ये या नो। जबकि सेकेंडरी कोजेस में क्या आएगा? सेकेंडरी कोजेस में आएगा कोई अदर डिजीज है, अदर डिजीज। सेकेंडरी कोजेस क्या होगा? अदर डिजीज। जो भी डिजीज थी, इस डिजीज ने क्या किया? डैमेज किया, इन्फ्लामेशन किया ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट और या ग्लोमेरुलाई को। इस प्रकार के कोज को हम बोलेंगे सेकेंडरी। चलो हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि सर हमारे विद इन द फिल्ट्रेशन ऐसे कौन से यूनिट, ऐसे कौन से कोजेज है जो हमारे फिल्ट्रेशन यूनिट को खराब करते हैं। तो इसमें मोस्ट कॉमन कोज, प्राइमरी के अंदर जो मोस्ट कॉमन कोज की अगर मैं बात करूं बेटा, प्राइमरी के अंदर मोस्ट कॉमन कोज दैट इज द पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। क्या है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। एक्यूट, पूरा नाम है इसका एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर किसी पेशेंट के अंदर स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है, इसकी वजह से नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो सकता है। दैट इज द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। यस या नो? इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों APSGN, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यस या नो? यस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है। तो इसके अलावा और कारण हो सकता है IgA नेफ्रोपैथी। IgA नेफ्रोपैथी क्या होता है? तो अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। यहां पर एक्यूमुलेशन ऑफ, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ IgA इन फिल्ट्रेशन यूनिट, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं IgA नेफ्रोपैथी। accumulation ऑफ IgA एंटीबॉडी इन फिल्ट्रेशन यूनिट, उसको बोलते हैं IgA नेफ्रोपैथी। इसके अलावा IgA नेफ्रोपैथी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यही पढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरा कोजेस है मेम्ब्रेन, MEMBRA, मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जब हम ग्लोमेरुलोनेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी बाद में मैं आपको डिटेल में वहाँ पर बताने वाला हूँ ये क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये हमारा आपको पता होगा, हमने नेफ्रॉन पढ़ा था। चलो थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ये हमारा नेफ्रॉन आपको पढ़ा होगा, आपको पता होगा हमने इस प्रकार का बाउमन्स नेफ्रॉन पढ़ा था, ये से नो। और आपको याद ये भी होगा कि सर यहाँ पर हमने इस प्रकार की प्यूडोसाइट्स पढ़ा था। ये क्या पढ़ा था? प्यूडोसाइट्स पढ़ा था। और ये हमारी क्या है? प्यूडोसाइट्स। प्यूडोसाइट्स इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस प्रकार, और ये इस प्रकार से मूवमेंट करती है तो जीबीएम इससे मूवमेंट होती है और फिल्ट्रेशन होता है। अब अगर इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, अगर प्यूडोसाइट में आप मुझे बताओ इन्फ्लामेशन हो जाएगा,
तो क्या इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल होगा? नहीं सर, इसमें क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की हो जाएगी, इस प्रकार की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। ये जो अभी ऐसे देखने को मिल रही है ऐसी नहीं होगी, ऐसी हो जाएगी। तो अब ऐसे थी तो ये ऐसे थी तो ये क्या कर रही थी? काम कर रही थी। अब ये ऐसे अब तो ये फूल गई, ऐसे हो गई है, तो ये काम नहीं करेगी, ये फिल्ट्रेशन चेंजेस कर देगी। तो इसमें क्या हो गया? प्रोलिफरेशन। इसमें क्या हुआ? इसका साइज बड़ा हो गया, तो इसमें क्या हो गया? प्रोलिफरेशन। इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेशन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो जाए, क्योंकि इन्फ्लामेशन हुआ, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? आगे ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यस या नो? तो तीनों चीजें समझ में आ गई। एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? आईजीए नेफ्रोपैथी क्या होती है? डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्रोटिक सिंड्रोम में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कोजेस के बारे में। सेकेंडरी कोज, सेकेंडरी कोज क्या है? अदर डिजीज, कोई और कोमॉर्बिडिटी है वो जाकर के यहां करवा देती है। अदर डिजीज लीड्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। ऐसा कौन सा डिजीज है? चलो हम उसकी बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आता जिसका नाम है SLE, सिस्टेमिक लूपस अर्थमेटस। अभी हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पढ़ा था कैसे करता है, तो हमने बोला सर ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये क्या करेगी सर? इसके अंदर जो एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये जाकर के इन्फ्लामेशन करवाएगा। कहाँ पर सर? इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। और इसी को ही हम बोलते हैं क्या? नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ओके, कॉम्प्लेक्स। ओके, तो एसएलई क्या होता है ये समझ में आ गया। एसएलई क्या है, इसकी किस प्रकार से करवाएगी ये भी समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वेस्कुलाइटिस। VASCULITS, वेस्कुलाइटिस। और वेस्कुलाइटिस में भी स्पेशल क्या? गुड पास्चर सिंड्रोम, GOODPASTURE सिंड्रोम। अब ये क्या होता है? वेस्कुलाइटिस में भी गुड पास्चर सिंड्रोम क्या होता है? वेस्कुलाइटिस, और वेस्कुलाइटिस में भी गुड पास्चर सिंड्रोम क्या होता है? तो गुड पास्चर सिंड्रोम भी, ये भी एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये भी किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें क्या होता है? इसका भी कोज क्या है? अगर मैं बोलूं ये क्यों होता है, ये बीमारी क्यों होती है, ये क्यों होती है? ड्यू टू ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्या होता है मैं भी बताने वाला हूं दोस्तों। ड्यू टू ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है? तो दोस्तों ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है, गुड पास्चर सिंड्रोम किसको बोलते हैं मैं समझाता हूं। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हमारे दो चीजों को एक साथ अफेक्ट करे। अगर अगर ये हमारे जीबीएम को भी अफेक्ट करे, और एल्वियोलार बेसमेंट मेम्ब्रेन, एल एल्वियो
ALVO, alveolar बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड GBM, इन दोनों का इन्फेक्शन एक साथ करता है तो एक सिम्टम देखने को मिलता है। इन दोनों की वजह से अगर ऐसा होगा तो अगर किसी पेशेंट के अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये आ रहा है, अगर किसी पेशेंट में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो आ रहा है, अगर किसी पेशेंट में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये आ रहा है क्या, हिमेचूरिया प्लस हिमेप्टोसिस, ब्लड स्पुटम विथ ब्लड, स्पुटम विथ ब्लड, अगर ऐसा सिम्टम आ रहा है, अगर कोई पेशेंट को हिमेचूरिया भी हो रहा है और हिमेप्टोसिस भी हो रहा है, इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम। देखो क्या होता है, कभी कभी ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो हमारे एयरवे को, अपर एयरवे को इन्फ्लामेशन करता है, अपर एयरवे से हमारे एल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है और वहां से ही ये ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक हमारे ब्लड कैपिलरीज में इन्वेड हो जाता है, सर्कुलेशन में चला जाता है और जाकर के GBM को भी डैमेज कर देता है, GBM में भी इन्फ्लामेशन कर देता है। और जब ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लामेशन कर देगा उसको क्या बोलेंगे, नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो गुड पास्चर सिंड्रोम क्या होता है, गुड पास्चर सिंड्रोम जो है उसका कोज है ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। सर इसके अंदर एल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाती है और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाती है ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक बैक्टीरिया की वजह से। उस प्रकार की कंडीशन को हम बोलते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, गुड, समझ में आ गया। यस सर, चलो आगे चलते हैं। फिर आगे क्या है, इसके अलावा और कोई कॉज है क्या सर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, और भी कोई कॉजेज है क्या सर, हाँ, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का भी, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस का भी कॉज है क्या, यही ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अगर ये बैक्टीरिया ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस भी करेगा तो ये ब्लड स्ट्रीम में इन्वेड हो जाएगा और ब्लड स्ट्रीम में इन्वेड होकर के क्या करेगा, ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलाई इन्फ्लामेशन भी करेगा। और इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिक इस प्रकार की कंडीशन हम क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो दैट इज द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। आई होप आपको समझ में आया होगा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है। सर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मतलब कार्डिक मेम्ब्रेन एंडोकार्डियम इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसका कॉमन कॉज भी होता है ग्रुप बीटा हेमोलाइटिक। वो वहां से ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगा और वहां से एंटर कर करके कहां चला जाएगा, ग्लोमेरुलाई में आ जाएगा और वहां पे इन्फ्लामेशन कर देगा, उसको उसको करवा देगा नेफ्राइटिक सिंड्रोम। और भी कोई कॉजेज है क्या सर, हाँ और भी कोई कॉजेज है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शन। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमने पढ़े थे सेकेंडरी, हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शन की वजह से भी देखने को मिलता है, दैट इज द कॉजेज। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, अगेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बताऊं तो अगेन इम्यून कॉम्प्लेक्स होगा, इन्फ्लामेशन होगा, हमारे नेफ्रिक जो हमारी फिल्ट्रेशन यूनिट है उसको इन्फ्लामेशन करेंगे, वहाँ से मॉडरेट माइल्ड प्रोटीन लॉस होगा, हेमेचूरिया होगा, उसी वही पैथोफिजियोलॉजी है, यही पैथोफिजियोलॉजी है। अगर पैथोफिजियोलॉजी की मैं बात करूँ यहाँ पर, चलो हम लिखवा देता हूँ मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी क्या होने वाली है यहाँ पर।
पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या पैथोफिजियोलॉजी होने वाली है, तो बेटा यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी भी क्या होने वाली है। सबसे पहले आप मुझे खुद ही बताओ क्या होने वाला है। इम्यून कॉम्प्लेक्स, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन इनटू ग्लोमेरुलाई। तो ग्लोमेरुलाई में क्या होगा, तो भैया ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, कैपिलरी वॉल थिकनिंग हो जाएगी। अभी बताओ भाई, इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, वहां थिकनिंग देखने को मिलेगा, कैपिलरी वॉल थिक हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा सर, थिक हो जाएगी तो जीएफआर कम होना है। हाँ जी, जीएफआर कम होना है, और जब जीएफआर कम होने लगेगा, आरबीसीएन प्रोटीन क्या होने लगेगा, लीक। तो यहां पर क्या होने लगेगा, आरबीसी एंड प्रोटीन क्या होने लगेगा, लीक होने लगेगा। और जब ये लीक होने लगेगा, लीक इनटू कहां पर, लीक इनटू यूरिन। अच्छा जी, लीक होने लगेगा तो क्या हो जाएगा सर, इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, और इसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होने लग जाएगा, और इसकी वजह से हो जाएगा एडिमा। क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। फ्लूइड रिटेंशन के साथ साथ में सोडियम रिटेंशन भी होगा, और फ्लूइड एंड सोडियम रिटेंशन की वजह से आप मुझे बताओ एडिमा के अलावा और क्या होने वाला है सर, और हाइपरटेंशन भी होने वाला है। क्या होने वाला है, एडिमा एंड हाइपरटेंशन दोनों देखने को मिलेगा। एडिमा इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, मार्क्ड एडिमा देखने को मिलेगा, लेकिन हाइपरटेंशन हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगा। अगर मैं बात करूं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आएगा, तो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो देखने को मिलेगा, मोस्ट क्लासिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो हमें डिफरेंशिएट करता है, किसके साथ में डिफरेंशिएट करता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से। तो यहां पर होगा यूरिन क्लाउडी एंड कोका कोला कलर, कोका कोला कलर, और टी कलर। क्यों, ड्यू टू, ऐसा क्यों होगा, तो आप बोलोगे सर इन्फ्लामेशन की वजह से। तो यार इन्फ्लामेशन से तो क्लाउडी हो जाएगा, कोका कोला कलर का क्यों हुआ, क्योंकि सर ड्यू टू इन्फ्लामेशन प्लस आरबीसी तो भी आ रही थी, ड्यू टू प्लस आरबीसी भी आ रही थी, इसलिए कोका कोला कलर का हो गया। दैट इज द क्लासिकल सिम्टम, दैट इज द क्लासिकल सिम्टम। इसके अलावा क्लासिकल सिम्टम क्या होगा, हिमेचूरिया। इसके अलावा क्या होगा, हिमेचूरिया। इसके अलावा क्लासिकल सिम्टम क्या होगा, हिमेचूरिया के अलावा भी होगा क्या, हाँ जी होगा, क्या, प्लस प्रोटीन यूरिया। लेकिन याद रखना लेस देन 3.5 ग्राम पर डे माइल्ड प्रोटीन यूरिया होगा। माइल्ड, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कितना होता है, मोर देन 3.5 ग्राम पर डे देखने को मिलता है। इस वजह से प्रोटीन यूरिया लॉस हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, ओलिगो यूरिया होगा, साथ में एडिमा भी होगा।
कहाँ पर एडिमा होगा? तो सबसे पहले पेरी ऑर्बिटल होगा, फेशियल एंड पेरी ऑर्बिटल एंड फेशियल एडिमा। यस या नो? ओके। इसके साथ साथ में क्या होगा? प्लस हाइपरटेंशन होगा। सर हाइपरटेंशन क्यों होगा? ड्यू टू सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन। यस या नो? इसके अलावा इन्फ्लामेशन था तो भैया इन्फेक्शन के फंडामेंटल सिम्टम आएंगे कि नहीं आएंगे? इन्फेक्शन के सिम्टम आएंगे कि नहीं आएंगे? सर आएंगे। क्या? फीवर, अच्छा, मेलेस, यस, फैटिग, यस, वीकनेस, ये सब सिम्टम आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? तो ये सारे के सारे सिम्टम देखने मिलेंगे किसके अंदर? नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर। तो कौन से सिम्टम जो हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम से अलग कर रहे हैं? सर माइल्ड प्रोटीन यूरिया, हिमेचूरिया, कोका कलर और टी कलर यूरिन हमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। क्या करने वाले दोस्तों यहां पर हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट लिख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करने वाले हो? सर सबसे पहले तो हम करने वाले हैं हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या? सर सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में क्या? पेशेंट इंफॉर्मेशन। और ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या? हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन। पेशेंट इंफॉर्मेशन क्या? वो जो बताएगा पेन की कंप्लेन बताएगा, यस या नो? यूरिन में ब्लड आ रहा है वो ऐसा बताएगा, यूरिन प्लस ब्लड आ रहा है, यस या नो? वो एडिमा की कंप्लेन करेगा। हेल्थ केयर प्रोवाइडर में हम क्या देखेंगे? वाइटल साइन। तो हमें यहाँ पर हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा, यस या नो? अब हम यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे तो यूरिन आरएम जब हम करेंगे तो हमें प्रोटीन जो है वो देखने को मिलेगा लेस देन 3.5 ग्राम पर डे, यस या नो? तो ये यूरिन एनालिसिस एग्जामिनेशन हो जाएगा। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट करेंगे। इसमें हमें इंक्रीज ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन एंड क्रेटिनिन मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? इन्फ्लामेशन हुआ है। जबकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नॉर्मल हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन यहाँ में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि यह इन्फ्लामेशन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर हम करेंगे एएसओ टाइटर। एएसओ टाइटर ये किसके लिए कराते हैं? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए करवाते हैं एएसओ टाइटर। ये एलिवेटेड रहेगा इन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। इसके अलावा हम सीरम C3 देखेंगे, ये हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। फिर अगर हम रीनल बायोप्सी करते हो आप, यहाँ पर रीनल बायोप्सी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हम रीनल बायोप्सी करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा इन्फ्लामेटरी जीबीएम। ये इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, स्वेल्ड मिलेगा, एडिमेटस देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। और इतना सारा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करने के बाद में जो हमारा है हमें कंफर्म हो जाएगा, पता हो जाएगा कि इस पेशेंट के अंदर नेफ्राइटिक सिंड्रोम था। क्या था? नेफ्राइटिक सिंड्रोम था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं था। तो हम यहाँ करेंगे इंटरवेंशन मैनेजमेंट। क्या इंटरवेंशन मैनेजमेंट करेंगे? सर आप बोलोगे कि सर इसमें हम यहाँ करेंगे एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे क्योंकि इन्फ्लामेशन हुआ था। चलो हम सारा का सारा मैनेजमेंट यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट करने वाले हैं
जो यहाँ मैनेजमेंट करेंगे, सबसे पहले तो हमने मैनेजमेंट ध्यान रखना है जी, क्या एयरवे पेटेंट करेंगे, यस, वाइटल साइन देखेंगे, यस, पोजीशनिंग, मतलब एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ये तो फंडामेंटल इंटरवेंशन है, करना ही करना चाहिए कोई सी भी बीमारी का मरीज हमारे पास में आए, यस या नो, ओके जी। इसके अलावा क्या करेंगे सर, ये इन्फ्लामेशन की वजह से हुआ है तो हम यहां पर ट्रीट द कोज करेंगे, ट्रीट कोज, तो ट्रीट कोज तो ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ था, तो यहां पर हम एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। और आपको पता है एंटीबायोटिक थेरेपी क्या देते हैं, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटी की वजह से हुआ तो पेनिसिलिन देंगे, क्योंकि पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। पेनिसिलिन, PENICIIIN, पेनिसिलिन फॉर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए हम क्या देने वाले हैं, पेनिसिलिन देने वाले हैं। इसके बाद हम करने वाले हैं एडिमा ठीक करेंगे, तो देंगे हम डाईयूरेटिक देंगे फॉर एडिमा, डाईयूरेटिक फॉर एडिमा। और आपको पता है कौन सा देते हैं, फ्रोसिमाइड, फ्रूसामाइड हम यहाँ पर देने वाले हैं, ओके। फ्रूसामाइड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ा है। तो जब भी फ्रूसामाइड देंगे तो पोटेशियम ने ध्यान रखना है, सोडियम ने ध्यान रखना है, हाइपोवोलीमिया नहीं हो जाए ये ध्यान रखना, सारी इंफॉर्मेशन हम एक साथ पढ़ेंगे फ्रूसामाइड के बारे में। इसके अलावा हम देंगे एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंशन कौन सा देंगे, तो यहाँ पर देंगे ACE इनहिबिटर एंड ARBS। इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, corticosteroids for immune mediate cause, mediates cause, restrict sodium and fluid intake। ये सारा का सारा हमारा मेडिकल मैनेजमेंट होने वाला है, यस या नो। तो देखो दोस्तों, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हमने यह ध्यान रखना है क्या, पेनिसिलिन देंगे, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है इस वजह से, डायूरेटिक देंगे फ्रूसामाइड, एंटी हाइपरटेंशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर द इम्यून मीडिएटर कोज के लिए, और सोडियम रिस्ट्रिक्शन और फ्लूइड भी क्या देने वाले हैं, यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शंस करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट कि सर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होने वाला है, यही तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हम नर्सिंग ऑफिसर हैं और हमें प्राउड है इस बात पर, नर्सिंग ऑफिसर साहब मैनेजमेंट क्या करने वाले हो। नर्सिंग ऑफिसर साहब आप क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो आप बोल रहे हो कि सर हमें प्राउड है हमारे प्रोफेशन पर और हम यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि हम जो इसका मैनेजमेंट है वो सीख रहे हैं, किससे, आपसे सीख रहे हैं। चलो भैया करो फिर। तो हमने फंडामेंटल सिम्टम करना है, क्या फंडामेंटल सिम्टम है,
सर एयरवे पेटेंट करना है, हाँ जी करना ही है। वाइटल साइन करना है, पोजीशन कर देना है, यस, या पोजीशन चेंज करना है। यहाँ भी पोजीशन चेंज फ्रिक्वेंटली करना है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी पोजीशन फ्रिक्वेंटली चेंज करना है, क्योंकि वहां पर एडिमा हो रहा है, तो उस वजह से बेड सोर होने का ज्यादा चांस रहने वाला है। तो हमारा यहाँ रहेगा क्या, और क्या नर्सिंग इंटरवेंशन हमारा यहाँ रहने वाला है, तो बेटा यहाँ रहेगा मॉनिटर। क्या क्या मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर बीपी, यूरिन आउटपुट, डेली वेट, नेक्स्ट स्ट्रिक्ट आईओ चार्ट, प्रोवाइड लो सॉल्ट एंड मॉडरेट प्रोटीन डाइट, बेड रेस्ट ड्यूरिंग एक्यूट फेज। एक्यूट फेज है तो हमने बेड रेस्ट ध्यान देना है, बेड रेस्ट, मेंटेन हाइजीन, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। कॉम्प्लिकेशन की बात रहेंगे तो इसमें भी क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, एकेआई हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, कार्डियक फेल हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो कॉम्प्लिकेशन एकेआई, पल्मोनरी एडिमा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, क्रोनिक ईएसआरडी हो सकता है, ईएसआरडी एंड स्टेज रिनल फेलियर हो सकता है, यस या नो, तो ये प्रकार की देखने को मिलेगा। तो दैट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, और थोड़ा सा टाइम लेकर के मैं आपको बताता हूँ नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या डिफरेंशिएशन है। थोड़ा सा क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या है और नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या होने वाला है यहाँ पर। ओके चलो देखो क्या डिफरेंशिएशन है यहाँ पर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा, या मैं लिखूं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यहां पर नेफ्राइटिक। इनमें क्या होगा, नेफ्रोटिक, यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर होता है परमिएबिलिटी चेंज, ऑफ ग्लोमेरुलाई, लीड्स प्रोटीन यूरिया more than 3.5 ग्राम पर डे, नो हिमेचूरिया। या हिमेचूरिया नहीं होता है, ठीक है। और यहां पर जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में इंफ्लामेटरी कंडीशन है, ये इंफ्लामेटरी कंडीशन है।
इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई का इन्फ्लामेशन है। ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से लीड अलग कैसे, सिम्टम अलग कैसे है, देखो मैं बता रहा हूं। यहां पर होगा हिमेचूरिया, जबकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नहीं था। यहां पर होगा प्रोटीन यूरिया लेस देन 3.5 ग्राम पर डे, माइल्ड प्रोटीन यूरिया होगा। यहां पर यूरिन का जो कलर है, यूरिन कलर वो कोला और टी कलर का हो जाएगा। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ये दोनों में डिफरेंशिएशन है, इतना आपको पता होना चाहिए। यस या नो? तो दैट इज द नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे IgA नेफ्राइट, नेफ्रोपैथी। यस या नो? थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए ग्रेट लाइफ। आई होप आपको नेफ्राइटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम दोनों ही बहुत ही शानदार समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए मेरे साथ में, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तब तक। अगर आपने ठान लिया तो ठान लिया, जब तक नहीं रुकना, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो तब तक। यस या नो? अभी आप एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लक्ष्य के अलावा आपका फोकस कहीं नहीं होना चाहिए, चाहे कोई आपका छूट जाए या कोई आपके साथ में रहे, no matter, you focus only or only your goal. Thank you for watching me, all the best and have a great life.